तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 9 सितंबर की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। वहीं हिंदी तारीख है शुक्ला चतुर्दशी और महीना चल रहा है भाद्रपद का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने किया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। इसी दौरान देश की जनता को संबोधित करते हुए बोले कि गुलामी का प्रत्येक राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया है। हम कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते गुरुवार शाम 8 बजे इंडिया गेट के सामने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। 19 महीने तक लगातार चल रहे काम के बाद फाइनली अब सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार हो गया है। उद्घाटन के दौरान देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश को एक नई प्रेरणा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी कि राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पे चला होता तो आज देश ऊंचाइयों पर होता। देखें इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। आने वाले 26 जनवरी को स्पेशल गेस्ट होंगे सेंट्रल विस्टा को बनाने वाले श्रमजीवी। पीएम मोदी ने परिवार संघ किया है आमंत्रित। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन्होंने सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास के लिए काम किया वो 26 जनवरी को मेरे विशेष अतिथि होंगे। दोस्तों साथ ही आपको बता दें लगभग 20 महीने के बाद इंडिया गेट का ये पूरा सेंट्रल विस्टा का एरिया आज 9 सितंबर से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो अब अगर आप इंडिया गेट जाएंगे तो पहले के मुकाबले में नजारा बिल्कुल अलग होगा। इसी से जुड़ी देखें एक महत्वपूर्ण खबर। इंडिया गेट सेंट्रल विस्टा घूमना चाहते हैं तो दिल्ली मेट्रो आपके लिए शुरू कर रही है इलेक्ट्रिक बस सर्विस। आइए बताएं घूमने को लेकर ज्यादा जानकारी। जी हां, बीते रोज गुरुवार को उद्घाटन के बाद आज शुक्रवार यानी कि 9 सितंबर से सेंट्रल विस्टा को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जो लोग इंडिया गेट या सेंट्रल विस्टा घूमने के लिए उत्सुक हैं, उनके लिए खास बस सेवा शुरू की जा रही है। दिल्ली मेट्रो सेंट्रल विस्टा के विजिटर्स के लिए आज यानी कि शुक्रवार से एक बस सर्विस शुरू कर रही है। न्यूज एजेंसी एनआई की खबर के मुताबिक दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुज दयाल ने बताया है कि सेंट्रल विस्टा जा रहे लोगों को भैरो रोड से बस मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि भैरो रोड के पिकअप पॉइंट पर इलेक्ट्रिक बसें लगाई जाएंगी, जहां से विजिटर्स को पिक किया जाएगा और फिर उन्हें नेशनल स्टेडियम सी हेक्सागोन के गेट नंबर 1 पे ड्रॉप कर दिया जाएगा, जहां से विजिटर्स इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा के लिए पैदल चलकर जा सकते हैं। साथ ही जानकारी के मुताबिक अधिकारी ने बताया है कि इस रूट पे 6 बसें चलेंगी और विजिटर्स के लिए ये शाम 5 बजे से चलना शुरू हो जाएंगी। आखिरी बस रात के 9 बजे तक चलेगी। साथ ही बताया गया है ये सुविधा शुरू में 1 हफ्ते के लिए उपलब्ध रहेगी, यानी कि आज से 1 हफ्ते। साथ ही आपको बता दें यहाँ यानी कि इंडिया गेट पे 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ड्रोन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इंडिया गेट का ये जो पूरा नया एरिया है इसको हम आपको अपने कैमरे से दिखाएं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हो सकेगा तो हम आपको आज से ही इंडिया गेट और इसके आसपास का जो नया नजारा है उसकी झलक दिखाना शुरू कर देंगे। पर इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना होगा ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही दोस्तों आपको बता दें इंडिया गेट घूमने को लेकर एक और बड़ी जानकारी है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो देखें इससे जुड़ी खबर। क्या इंडिया गेट पे पहले की तरह पिकनिक मनाने की छूट होगी या नहीं, आइए बताएं इसकी ज्यादा जानकारी। जी हां, पहले इंडिया गेट के पास घास पे बैठ के लोग पिकनिक मनाया करते थे। हालांकि अब इस तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी, यानी कि अब लोग इंडिया गेट के पास घास पे बैठ के पिकनिक नहीं मना सकेंगे। जाहिर बात है इसकी वजह से साफ सफाई काफी अच्छी रहेगी। साथ ही आपको बता दें इंडियन एक्सप्रेस के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि नई सुविधाओं को नुकसान से बचाने और चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इंडिया गेट के करीब लगभग 80 सुरक्षा गार्ड मौजूद होंगे। देखें अगली खबर। प्लेन छोड़िए और अब रॉकेट पकड़ने की तैयारी कीजिए। इसके जरिए मिनटों में पहुंच जाएंगे दिल्ली से अमेरिका के न्यूयॉर्क। जी हां, रॉकेट का इस्तेमाल अभी सैटेलाइट को छोड़ने या इंसान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए होता है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब इसका इस्तेमाल सामान और इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सेना मिलिट्री कार्गो को रॉकेट की स्पीड से दुनिया से एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाने की योजना पे काम कर रही है। इसके लिए अमेरिकी सेना कमर्शियल रॉकेट कंपनियों के साथ डील कर रही है। इन कंपनियों में एलन मस्क की स्पेसएक्स, साथ ही जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी शामिल है। जानकारी के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की कंपनी लोगों को केवल 40 मिनट में न्यूयॉर्क से शंघाई पहुंचाने की योजना बनाई है। दोस्तों आपको बता दें अमेरिका के न्यूयॉर्क से शंघाई की दूरी 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो अगर केवल 40 मिनट में न्यूयॉर्क से चाइना के शंघाई पहुंचना है तो हर 1 मिनट में लगभग 300 किलोमीटर का सफर करना होगा। दोस्तों वैसे तो फिलहाल ये कल्पना ही है, लेकिन जिस तेजी से तकनीक की दुनिया बढ़ रही है इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि जल्दी ऐसा होना भी मुमकिन हो सकता है। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। देखें अगली खबर। 12वीं मंजिल से कूदी महिला का वीडियो आया सामने। जहां गिरी वहीं खेल रहा था उसका 8 साल का बेटा।
जी हाँ, गुजरात के सूरत शहर के अल्थान में बेटे की आंखों के सामने ही एक महिला ने 12वीं मंजिल से कूद के सुसाइड कर लिया। महिला जिस जगह गिरी वहीं उसका 8 साल का बेटा दोस्तों के साथ खेल रहा था। जानकारी के मुताबिक सुसाइड की वजह पति का महिला के चरित्र पे शक करना था। बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में महिला नीचे गिरते हुए दिखाई दी। जानकारी के मुताबिक अब महिला के पिता ने आरोपी यानी कि जो महिला का पति है उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है। दोस्तों साथ ही आपको बता दें, इस मामले के एक दिन पहले ही अहमदाबाद में एक कांस्टेबल ने अपनी 3 साल की बेटी और पत्नी के साथ 12वीं मंजिल से कूद के ही जान दे दी थी। हालांकि अब तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। देखें अगली खबर। सावधान, अब ऑनलाइन नहीं बेचे जाएंगे कार में सीट बेल्ट अलार्म को बंद करने वाले डिवाइस। जी हाँ, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन सारस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद सरकार सीट बेल्ट को लेकर काफी गंभीर हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर ई कॉमर्स कंपनियों को कार सीट बेल्ट अलार्म को बंद करने के लिए बनाए गए डिवाइस को नहीं बेचने के लिए कहा है। दोस्तों शायद आपको पता होगा, सरकार द्वारा नए सेफ्टी रूल्स लागू होने के बाद जो भी BS6 गाड़ियां आ रही हैं, जब आप इनमें आगे की सीट पे बैठते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो जोर जोर से एक अलार्म बजने लगता है। हालांकि इसको बाईपास यानी कि अलार्म की आवाज को रोकने के लिए कई तरह के डिवाइस बना दिए गए हैं, लेकिन अब जल्दी इन डिवाइसों की बिक्री पे रोक लग सकेगी। साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में मंगलवार को बताया था, जिसकी जानकारी हमने आपको पिछले मुख्य समाचार में दी थी, कि सरकार वाहन निर्माताओं के लिए पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य करने की योजना बना रही है। साथ ही नितिन गडकरी ने यह भी कहा था कि अब अगर पीछे की सीट पे बैठे यात्री भी सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। देखें अगली खबर। वोडा आइडिया में हिस्सेदारी ले सकती है सरकार। कंपनी ने 10 रुपए के भाव पे हिस्सेदारी लेने का ऑफर दिया। कर्ज को चुकाने के लिए उठाया गया है ये कदम। जी हाँ, भारत सरकार कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर का भाव 10 रुपए पे स्थिर हो जाने पे सरकार इस कंपनी में हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। एक आधिकारिक सूत्र ने इस बारे में जानकारी दी है। PTI के अनुसार सूत्र ने कहा है कि बाजार नियामक सेबी के मानकों के मुताबिक हिस्सेदारी का अधिग्रहण सामान्य मूल्य पर ही होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, VI यानी कि वोडाफोन आइडिया पर सरकार को ब्याज के तौर पे करीब 16,000 करोड़ रुपए देने हैं। इसी की वजह से कंपनी के निदेशक मंडल ने इस देनदारी के एवज में सरकार को 10 रुपए प्रति शेयर के समान भाव पर हिस्सेदारी देने की पेशकश की है। इस हिस्से के लेने के बाद वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी करीब 33% हो जाएगी, यानी कि वोडाफोन आइडिया 33% सरकारी कंपनी बन जाएगी। देखें अगली खबर। कर्नाटक के हिजाब विवाद पे फिर हुई सुनवाई। वकील द्वारा पगड़ी का हवाला देने पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिजाब से ना करें पगड़ी और कृपान की तुलना, इसे तो संविधान से मिली है अनुमति। जी हां, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बीते गुरुवार को भी हिजाब मामले पे सुनवाई जारी रही। इसी दौरान वकील ने तर्क दिया कि सिख छात्र भी पगड़ी पहनते हैं। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि कृपान और पगड़ी की हिजाब से कोई तुलना नहीं है, क्योंकि सिखों के लिए पगड़ी और कृपान पहनने की अनुमति है और उन्हें यह अनुमति देश के संविधान में ही दे दी गई है। हालांकि अभी भी हिजाब विवाद पे कोई आखिरी फैसला नहीं आया है। देखें अगली खबर। रोड एक्सीडेंट के दौरान संकट मोचक बनेगी एप्पल की ये डिवाइस। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी, एप्पल के नए स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच में एक ऐसा नया फीचर जुड़ गया है जिससे दुर्घटना के दौरान तुरंत इमरजेंसी कॉल चली जाएगी। जानकारी के मुताबिक नई एप्पल वॉच सीरीज 8 में एक्सेलेरोमीटर दिया गया है जो सड़क दुर्घटना को आंकने में सक्षम होगा। दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दें, गूगल ने कुछ पिक्सल स्मार्टफोन मॉडल पर कुछ समय के लिए कार क्रैश डिटेक्शन की पेशकश की है और अब नए आईफोन 14, 14 प्लस और 14 प्रो में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जब से कंपनी ने इसकी घोषणा की है तब से क्रैश डिटेक्शन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोबाइल में एक ऐसी डिवाइस लगी है जो एक तय प्रेशर के बाद इमरजेंसी नंबर को एक्टिव कर देगा। इस बारे में एप्पल कंपनी का भी कहना है कि ये फीचर इमरजेंसी में लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है, यानी कि जब कभी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो इसी चीज को ही डिटेक्ट करके अपने आप ही इमरजेंसी कॉल चली जाएगी। देखें अगली खबर। एप्पल के नए आईफोन 14 में सैटेलाइट कनेक्टिविटी कैसे काम करेगी, भारत में इसका क्या है भविष्य, इसका लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, जैसा कि हमने आपको अपने बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि एप्पल ने इस साल के अपने सबसे बड़े इवेंट में आईफोन 14 फोन की सीरीज को लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें, आईफोन 14 सीरीज को eSIM सपोर्ट और सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ पेश किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए मोबाइल टावर नहीं होने पर भी स्मार्टफोन में सीधे सैटेलाइट के जरिए नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलती है। इस प्रक्रिया में स्मार्टफोन लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करता है और इमरजेंसी में सर्विस प्रोवाइडर्स तक फाइंड माई ऐप इस्तेमाल से अपनी लोकेशन शेयर करता है। ये इसके जरिए सीधे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आसान सी भाषा में कुल मिलाकर कहें तो अगर किसी भी कारण फोन में नेटवर्क नहीं आता है तो सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए आपका फोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा और फोन में नेटवर्क न आने के बावजूद भी आप कॉल या मैसेज कर पाएंगे। हालांकि आपको बता दें, आप भारत में इस तरह का फोन आसानी से नहीं खरीद सकते। जानकारी के मुताबिक वैसे तो भारत में आम आदमी सैटेलाइट फोन खरीद सकता है, लेकिन इसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC लेना अनिवार्य होता है।
एक तरह से यूं भी कह सकते हैं कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। इसी की वजह से भारत में फिलहाल तो आप आसानी से सैटेलाइट कनेक्टिविटी वाला फोन नहीं ले सकते हैं। शायद इसी की वजह से एप्पल कंपनी फिलहाल इस सर्विस को अमेरिका और कनाडा के लिए ही शुरू करेगा। देखें अगली खबर। सोनाली फोगाट हत्याकांड से जुड़ा कर्लिज क्लब किया जाएगा ध्वस्त, यानी कि चलेगा बुलडोजर। 2016 के एक फैसले पे एनजीटी से नहीं मिली है राहत। साथ ही सुधीर और सुखविंदर की रिमांड बढ़ाई गई। जी हरियाणा की भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट हत्याकांड में सुर्खियों में आया गोवा का कर्लिज क्लब अब ध्वस्त किया जाएगा, यानी कि तोड़ दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक एनजीटी ने क्लब के मालिकों द्वारा गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील को खारिज कर दिया है, तो इसी की वजह से अब इसे तोड़ दिया जाएगा। इसी बीच एक और खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि गोवा पुलिस ने अब पूरे क्लब को सील कर दिया है। सोनाली फोगाट के केस को लेकर एक और बड़ी खबर ये है कि हत्या के आरोपी पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर को 2 दिन की और पुलिस रिमांड पे लिया गया है। देखें अगली खबर। विराट की वजह से हारा अफगानिस्तान। 3 साल बाद कोहली ने लगाया शतक, 122 रन की पारी खेली। इंडिया ने दिया 212 रन का टारगेट, पर अफगान की टीम 111 रन ही बना सकी। जी हां, फाइनल की होड़ से पहले ही बाहर हो चुकी टीम इंडिया ने एशिया कप में अपने अभियान का समापन जीत के साथ किया है। भारत ने अपने आखिरी सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान को एक तरफा अंदाज में 101 रन से हरा दिया। इस मैच का सबसे यादगार मोमेंट विराट कोहली का 71वां इंटरनेशनल शतक रहा। विराट कोहली ने करीब 3 साल के बाद सेंचुरी जमाई है। साथ ही T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये उनका पहला शतक भी था। विराट कोहली की इसी पारी के दम पे भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए। हालांकि जवाब में अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 111 रन ही बना सकी और पूरे 101 रन से हार गई। वैसे आपको बता दें, पिछले कई मुकाबले में इंडियन टीम को हार मिलने के बाद भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई। क्रिकेट की दुनिया से देखें एक और खबर। शमी को टीम में मौका न देने से हारा भारत। कोच बोले, आईपीएल में जिसने अपनी टीम को चैंपियन बनाया, आप उसे कैसे बाहर रख सकते हैं। जी हां, वैसे तो भारतीय टीम बीते रोज का मैच जीत गई, लेकिन जो एशिया कप 2022 है उसमें टीम इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाई। भारत को पहले पाकिस्तान ने, उसके बाद श्रीलंका ने मात दी। पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम की सबसे कमजोर कड़ी उनकी गेंदबाजी रही। टीम के पास केवल 3 तेज गेंदबाज थे। वहीं जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के बावजूद मोहम्मद शमी को टीम में शामिल नहीं किया गया। इस फैसले की हर तरफ आलोचना की जा रही है। मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी का भी मानना है कि एशिया कप जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए उनके शिष्य को नजरअंदाज करना भारतीय टीम को भारी पड़ा है, यानी कि टीम एशिया कप से बाहर हो गई है। उन्होंने भास्कर से बातचीत में टीम चयन को लेकर सवाल उठाए। कहा कि शमी ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके अपनी टीम गुजरात को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में जब जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज चोटिल होने की वजह से टीम में नहीं थे, तो मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज को नजरअंदाज करना समझ से परे है। देखें अगली खबर। अफगानिस्तान पाकिस्तान मैच के बाद हुई मारपीट। स्टेडियम में फैंस ने एक दूसरे पे फेंकी कुर्सियां। मैच में आसिफ ने फरीद पे ताना था बैट। लड़ाई का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसकी एक झलक आप भी देख सकते हैं। जी हां, एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान पे पाकिस्तान की जीत के बाद दर्शक स्टेडियम में आपस में ही भिड़ गए। दर्शकों ने एक दूसरे पे जम के कुर्सियां फेंकी, नारेबाजी की और झंडे भी लहराए। जानकारी के मुताबिक कुछ अफगानिस्तानी समर्थकों ने पाकिस्तानियों को पीटा भी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कॉलेज या स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर जो विवाद चल रहा है, इसको लेकर कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अपनी पर्सनल राय के हिसाब से कि कॉलेज या स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से भी काफी कुछ पता चलेगा। क्रिकेट जगत से देखिए एक और बड़ी खबर। आईसीसी ने जारी किया वार्म अप शेड्यूल। T20 वर्ल्ड कप में भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। आने वाले 10 अक्टूबर से शुरू होंगे मुकाबले। जी हां, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोशल मीडिया पर आईसीसी वर्ल्ड T20 का शेड्यूल बीते गुरुवार को जारी किया है। जानकारी के मुताबिक इसका पहला मैच 23 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। वहीं वर्ल्ड कप T20 का फाइनल 13 नवंबर को खेला जाएगा। आपको बता दें, ये टूर्नामेंट कुल 20 दिन तक ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। साथ ही बताया गया है 23 अक्टूबर से सुपर 12 के मुकाबले शुरू होंगे। हालांकि इससे पहले सुपर 12 में क्वालिफाई करने वाली टीमें आपस में वार्म अप मैच खेलेंगी। T20 के वार्म अप मैच 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। मैचों का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखें अगली खबर। ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया अपना बेस्ट फ्रेंड। यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट बोले, मेरे कार्यकाल में अमेरिका और भारत के रिलेशन सबसे ज्यादा मजबूत हुए। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडियन कम्युनिटी से मिल रहे सपोर्ट के बारे में चर्चा की। उन्होंने एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि पीएम मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भारत का मुझसे अच्छा दोस्त कोई नहीं है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि भारत और पीएम मोदी के साथ मेरे रिश्ते खास हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो कमाल के व्यक्ति हैं। देखें अगली खबर। निहंगों ने युवक को तलवार से काटा, नशीला पदार्थ खाने से रोका था, हाथापाई के दौरान पगड़ी उतरने पे कर दी हत्या। जी हां, पंजाब के अमृतसर में बीती रात गोल्डन टेम्पल की तरफ से जाने वाले एक रास्ते में
एक युवक का दो निहंगों के साथ झगड़ा हो गया। युवक ने शराब पी रखी थी और निहंग सिखों के सामने हाथ में पकड़ा नशीला पदार्थ मुंह में डालने लगा। इसी दौरान उनका झगड़ा हो गया। झगड़े में एक निहंग सिख की पगड़ी यानी कि दस्तार उतर गई और गुस्से में दोनों निहंगों और एक सिख युवक ने मिलकर शराबी युवक पर तलवार से हमला कर दिया। घटना में बुरी तरह से घायल युवक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक अब निहंगों के साथ युवक पे हमला करने वाले तीसरे सिख युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही निहंग सिखों की भी पहचान कर ली गई है। देखें अगली खबर। सर्जरी का इतिहास 31,000 साल पुराना। पहली बार एक शिकारी बच्चे का पैर काटा गया था। कंकाल से मिले हैं सबूत। जी हाँ, जब किसी के हाथ पैर खराब हो जाते हैं तब डॉक्टर सर्जरी कर अंग को शरीर से अलग कर देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मरीज को बचाने का यह तरीका नया नहीं है। इसका पहला मामला 31,000 साल पहले आया था। उस वक्त बोर्नियो द्वीप पर एक सर्जन ने एक शिकारी बच्चे का पैर काटा था। आपको बता दें, ये रिपोर्ट नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई है। रिसर्च के मुताबिक ये घटना पाषाण युग यानी कि स्टोन एज की है। उस समय ये सर्जरी बेहद ही खास थी। उस समय का जो कंकाल मिला है उससे ये जानकारी मिली है। कंकाल की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चे पे किसी जानवर ने हमला किया था या उसके साथ कोई हादसा हुआ था, जिसके बाद उसका पैर बारीकी से काटा गया। बताया गया है सर्जरी के बाद ये बच्चा 6 से 9 साल तक जीवित रहा था। देखें अगली खबर। लगभग 2 लाख रुपए का नकली पनीर किया गया जब्त। इसे खाने से किडनी और लीवर हो सकता है फेल। इसी की वजह से पनीर, घी और दूध की प्योरिटी चेक करना है जरूरी। जी हाँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बीते मंगलवार को पुणे के एक मंजर खुर्द की फैक्ट्री से करीब 900 किलो नकली पनीर जब्त की। इसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है और लगभग 2.25 लाख रुपए का आरबीडी पेमोलियन तेल भी पकड़ा गया। दोस्तों, आपको बता दें, केवल पनीर ही नहीं बल्कि दूध और घी में भी मिलावट को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं। हालांकि इन मिलावटी चीजों से भयंकर नुकसान हो सकता है। जैसा कि आपको बताया गया, इसकी वजह से किडनी और लीवर भी फेल हो सकता है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर कैसे पहचाना जाए कि पनीर असली है या नकली, या दूध या घी की प्योरिटी कैसे चेक की जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें, इसके लिए दैनिक भास्कर की तरफ से चेक करने के कुछ तरीके बताए गए हैं। पनीर को चेक करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। वहीं घी को चेक करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। वहीं मिलावटी दूध चेक करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। देखें अगली खबर। भारत की तुलना में जापान में सड़क हादसे होते हैं बेहद ही कम। पिछले साल 2021 में जापान में गई 3,000 लोगों की जान। हालांकि भारत में हुई 1.5 लाख लोगों की मौत। जी हां, भारत में बीते साल 2021 में सड़क हादसों में 1,55,622 लोगों की जानें गई, जबकि जापान में केवल 3,000 लोगों की मौत हुई। हर साल देश की जीडीपी का 3 से 5% हिस्सा सड़क हादसों से निपटने में ही खर्च हो रहा है। ऐसे में हमें जापान से सीखने की जरूरत है। 1970 के दशक तक जापान में सड़क हादसे सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थे। टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ताक्सी ओगुची कहते हैं कि परिवार समेत बुलेट ट्रेन का सफर कार से महंगा था, लेकिन सिस्टम इतना मजबूत था कि लोगों ने कार से सफर करना शुरू कर दिया। जापान में 61% लोगों के पास कारें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करना पसंद करते हैं। वहीं भारत में केवल 8% परिवारों के पास कारें हैं। असल में जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा कर दिया गया है कि कार होने के बावजूद भी लोग इन्हीं से सफर करना पसंद करते हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि सड़कों पे जाम नहीं लगता। साथ ही गाड़ियां बहुत कम चलने की वजह से हादसे भी कम होते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं मरने वालों के आंकड़े में कितना बड़ा फर्क है। कहां भारत में 1.5 लाख लोगों की मौत हुई, वहीं जापान में केवल 3,000 लोगों की मौत हुई। देखें अगली खबर। दिल्ली में तिरंगे का किया गया अपमान। एक व्यक्ति ने भारतीय ध्वज से साफ की अपनी स्कूटी। हालांकि अब पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। जी हाँ, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें एक शख्स तिरंगे से स्कूटी साफ करता हुआ दिख रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने उसकी स्कूटी भी जब्त कर ली है और तिरंगा भी बरामद कर लिया है। हालांकि स्कूटी किसके नाम से है, पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है। साथ ही बताया गया है वो रोज इसी तरह से अपनी स्कूटी को साफ करता है। देखें अगली खबर। भारी बारिश की वजह से बेंगलुरु की सबसे महंगी सोसाइटी डूबी। यहाँ विप्रो, बायजूस जैसी कंपनियों के मालिकों का है घर। एक विला की कीमत होती है 10-10 करोड़ रुपए। जी हाँ, बेंगलुरु में बीते दिनों हुई भारी बारिश और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात ने कहर बरपा दिया है। बेंगलुरु के कई इलाके पिछले कई दिनों से पानी में डूबे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए तो स्थिति गंभीर है, पर इस बार अमीर भी नहीं बचे हैं। आपको बता दें, बेंगलुरु के एपिसलोन इलाके में कई बड़ी कंपनियों के फाउंडर साथ ही सीईओ रहते हैं। ये इलाका अभी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। आपको बता दें, इस कम्युनिटी में चुने हुए 150 लोग रहते हैं, जिनमें विप्रो के चेयरमैन, साथ ही ब्रिटानिया के सीईओ, इसके अलावा बिग बास्केट के को फाउंडर, साथ ही बायजूस के भी को फाउंडर यहाँ रहते हैं। आइए अगली खबर में जानते हैं कि आज 9 सितंबर को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 9 सितंबर को तटीय कर्नाटक और केरल में, साथ ही आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में, इसके अलावा उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही कोंकण में और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पे भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में, साथ ही तेलंगाना में और महाराष्ट्र के भी मध्य हिस्सों में आज हल्की से बारिश हो सकती है।
हालांकि इन राज्यों के भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भी असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में, साथ ही विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड में, आंतरिक कर्नाटक में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी बिहार में, झारखंड में, साथ ही गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में, साथ ही लक्षद्वीप में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, साथ ही जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना है। देखें अगली खबर। नेताजी के कार्यक्रम में बुलाने के तरीके पे भड़की ममता बनर्जी। बंगाल की सीएम बोली कि मुझे अंडर सेक्रेटरी से इनवाइट करवाते हैं, क्या मैं इनकी नौकर हूँ? जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीते गुरुवार को केंद्र सरकार पे गुस्सा हो गयी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने वाले थे, तो इसी कार्यक्रम के लिए ममता को इनवाइट किया गया। ममता को संस्कृति विभाग के अंडर सेक्रेटरी द्वारा चिट्ठी लिखकर इनवाइट किया गया, जिसमें ममता बनर्जी भड़क गयी। कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि बीते बुधवार को उन्हें अंडर सेक्रेटरी ने पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि पीएम मोदी शाम के 7 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। इसमें आपको शाम के 6 बजे वहां पर आना है। उन्होंने कहा कि इस तरह से मुझे कार्यक्रम में बुलाया गया जैसे मैं इनकी नौकर हूँ। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि एक अंडर सेक्रेटरी एक मुख्यमंत्री को कैसे पत्र लिख सकता है? संस्कृति मंत्री का पद इतना बड़ा क्यों हो जाता है? फिर ममता ने कहा कि इसीलिए मैंने आज दोपहर यही नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और मैं दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम में नहीं जा रही हूं। ममता बनर्जी को लेकर देखें एक और बड़ी खबर। 2024 के लिए ममता ने गठबंधन का ऐलान किया। भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए नीतीश, अखिलेश और हेमंत का नाम लिया, हालांकि कांग्रेस का जिक्र नहीं किया। जी हां, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीते गुरुवार को ऐलान किया कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, साथ ही अखिलेश यादव और बाकी दूसरे नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 का आम चुनाव उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। इस ऐलान के वक्त ममता ने कांग्रेस या उससे जुड़े किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ममता और कांग्रेस के रिश्ते बिगड़ गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर ये रणनीति बना रही हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह से सब पार्टियां मिलकर बीजेपी को कमजोर करे या उसे हराए। देखें अगली खबर। मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में हुई चूक। खुद को आंध्र प्रदेश का सांसद का पीए बताकर घंटों तक गृह मंत्री के इर्द गिर्द घूमता रहा, हालांकि अब कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हां, मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। अमित शाह के मुंबई दौरे पे एक संदिग्ध व्यक्ति उनके इर्द गिर्द कई घंटों तक घूमता रहा। जब अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने उसकी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने उसे 2 से 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। अब उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। असल में उसने आपको आंध्र प्रदेश के सांसद का पीए बताया था और कई घंटों से अमित शाह के साथ घूम रहा था। देखें अगली खबर। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने जयपुर में किया डांस। 30 मंत्रियों के साथ अजमेर दरगाह में जियारत की। बतौर प्रधानमंत्री भारत आई थी चौथी बार। जी हां, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बीते गुरुवार को राजस्थान के दौरे पे गयी। उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत की। इससे पहले वो दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट सुबह करीब 11 बजे पहुंची थी। यहाँ राजस्थान की शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला और मुख्य सचिव उषा शर्मा ने उनका स्वागत किया। इसी दौरान राजस्थान के पारंपरिक कलाकारों ने लोक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान वो खुद को नहीं रोक सकी और कलाकारों के साथ एयरपोर्ट पे ही डांस किया। देखें अगली खबर। चंदन प्रभाकर ने भी छोड़ा कपिल का शो। चंदू चाय वाले का निभाते हैं किरदार। कहा कि मैं काम से ब्रेक लेना चाहता हूं। जी हां, कपिल शर्मा के पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो के चंदन प्रभाकर यानी कि चंदू शो के नए सीजन का हिस्सा नहीं होंगे। पिंक विला के मुताबिक चंदन ने शो छोड़ने की वजह बताते हुए कहा है कि वो काम से ब्रेक ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका और कपिल का कोई झगड़ा नहीं हुआ है। हालांकि आपको बता दें, चंदन शो के प्रोमो में नजर आए थे, लेकिन शो के शुरू होने के 2 दिन पहले ही उन्होंने शो छोड़ने की बात कही। साथ ही आपको बता दें, चंदन से पहले कृष्णा अभिषेक ने भी कंफर्म किया था कि वो शो के नए सीजन का हिस्सा नहीं होंगे। इस बारे में कृष्णा ने बताया था कि वो एग्रीमेंट इशू की वजह से शो को छोड़ रहे हैं। कृष्णा के बाद भारती सिंह ने भी कंफर्म किया था कि वो भी इस बार शो का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखें अगली खबर। दुनिया का सबसे अजीबोगरीब है ये जीव। छिपकली जैसा दिखने वाला जीव फिर से दिमाग पैदा कर सकता है। वैज्ञानिकों ने किए हैं चौंकाने वाले खुलासे। जी हाँ, एक्सोलोटल ये एक ऐसा जीव है जो अपना दिल, दिमाग, रीढ़ की हड्डी और हाथ पैर को फिर से पैदा करने में सक्षम है। इसकी प्रजाति सैलामेंडर है। इस बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि एक्सोलोटल जीवन भर न्यूरॉन्स को विकसित करता रहता है। ऐसा कैसे होता है, इस पर हाल ही में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, जिसमें काफी अहम बातें पता चली। बताया गया है, रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों ने इस जीव के दिमाग का एक हिस्सा निकाल दिया जो किसी भी जीव के व्यवहार और शक्ति को मजबूत करता है। ऐसा करने के 12 हफ्ते के बाद ही एक्सोलोटल नाम के जीव ने दिमाग के लिए नए सेल्स विकसित करना शुरू कर दिए, यानी कि इसने अपने दिमाग को दोबारा बनाना शुरू कर दिया जो हिस्सा निकाल दिया गया था उसे। देखें अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 6300 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 19 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 6300 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के।
इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 47,762 हो गई है। यानी कि अब देश में इतने ही कोरोना के मरीज बचे हुए हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया 19 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 6600 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, आज 9 सितंबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।